जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22 और हमारा चैप्टर नंबर 6 का आज आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता था हमारा चैप्टर, और लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या डिस्कस किया? एम्प्लॉयमेंट के रूल्स पढ़े हमने, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स पढ़े, और ये चैप्टर की शुरुआत हमने की थी डेफिनेशन ऑफ वर्कर, नॉट एम्प्लॉय। डेफिनेशन ऑफ वर्कर, हमने वर्कर को डिफाइन किया, ये वो बंदा होता है जो काम कर रहे होते हैं, और काम करने वाले दो तरह से हो सकते, दो तरह के लोग होते हैं। एक एम्प्लॉय होता है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। हाँ, ये इसका होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, और ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, ऐसा ही है। और ऑफ और फॉर में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, हमने ये वर्कर को दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया था? वो इस वजह से क्योंकि सर वर्कर, ये सॉरी एम्प्लॉय जो है वो अपना 100% यानी फुल टाइम देता है बिजनेस को, और ये थोड़ा ऐसे के लिए आता है और चला जाता है, तो इसकी जवानी बचपन से लेकर 55 तक जो है वो इस कंपनी में रह रहा है, तो इसको कुछ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, कुछ बेनिफिट्स इसके होने चाहिए। बेचारा कहीं और जा नहीं सकता, बेचारा कहीं और जॉब नहीं कर सकता, इसके पैसे भी कम होते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये एम्प्लॉय के कुछ बेनिफिट्स हमने पढ़े थे, 10 बेनिफिट्स से 10 बेनिफिट्स, ठीक है, 10 बेनिफिट्स आपको याद है? बस ठीक है, शाबाश। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इन दोनों का स्टेटस डिटरमिन किया था कि एक वर्कर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, मुझे उससे पहले बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस डिटर्मिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बाइफर्केशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ये बेनिफिट्स देख के खुद को एम्प्लॉय बना था जी। वो क्या कहता था, वो जाहिर ऐसे करता है कि मैं भी एम्प्लॉय हूं, मैं भी एम्प्लॉय हूं। यानी एम्प्लॉय के कितना की कपड़े पहन के आता था कि मैं तो एम्प्लॉय हूं, वो गंदे कपड़े में फिरता था मैं एम्प्लॉय हूं, और वो सर पे वो टोपी भी रखता था कि वो येलो कैप कि मैं तो एम्प्लॉय हूं, मैं तो यहाँ पे रोजाना आता हूं, काम करता हूं। जबकि वो बजाहिर क्या था, सर बजाहिर वो शो ये करता था कि मैं एम्प्लॉय हूं, लेकिन एक्चुअली क्या था, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता था। और हमने एग्जाम्पल भी देखी थी सेल्फ एम्प्लॉयड की और एम्प्लॉयड की, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्टेटस उसका डिटरमिन करना, और इसके लिए हम परफॉर्म करते 3 टेस्ट। नंबर 1 कंट्रोल टेस्ट, नंबर 2 इंटीग्रेशन टेस्ट, और नंबर 3 मल्टीपल फैक्टर टेस्ट। इकोनॉमिक टेस्ट या मल्टी फैक्टर टेस्ट? ये मल्टी फैक्टर टेस्ट, इकोनॉमिक टेस्ट। अच्छा, पहले कंट्रोल टेस्ट बताएं। हाँ, यानी इसका मतलब इस बंदे को, इस वर्कर को अगर कोई कंट्रोल करने वाला हुआ, कोई कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल से मुराद यह है कि अपने डायरेक्शंस पे इसको चलाने वाला हुआ, तो इसका मतलब ये एम्प्लॉय है। अगर व्हाट टू डू होगा फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा, और अगर हाउ टू डू फिर व्हाट टू डू दोनों के लिए होगा। व्हाट टू डू तो दोनों के लिए ना, हाउ टू डू अगर है, हाउ टू डू अगर है तो फिर ये एम्प्लॉय है। हाउ टू डू अगर है, हाउ टू डू से मुराद क्या होता है कि कैसे काम करना है, काम करने का तरीका भी बताना है, ऐसे काम करना। वो एग्जांपल याद है, वो प्लम्बर आया था और प्लम्बर के साथ उसका अटेंडेंट भी था। हाँ, वो उसका अटेंडेंट था, वो जो था वो एम्प्लॉय था, लेकिन प्लम्बर, हाँ, वो एक टास्क के लिए आया था, वो रोज थोड़ी आएगा। और मुझे बताया, हमारे घरों में रोजाना दूध देने वाला दूध देता है, वो एम्प्लॉय है सेल्फ एम्प्लॉयड? एम्प्लॉय है, रोजाना आके दूध देता है, वो क्यों सेल्फ एम्प्लॉयड है? हाँ सर, ये डिटरमिन करने के लिए ये एक कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। सर ये कहता है कि मल्टी फैक्टर्स टेस्ट आप परफॉर्म करोगे, ऐसे पता नहीं चलेगा, ऐसे कोई एक दफा आ गया या बार बार कोई बंदा आ रहा है, बार बार वाला भी एम्प्लॉय हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था हमने? अगर ये इंटीग्रल पार्ट है तो ये एम्प्लॉय है, अदरवाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। और मल्टी फैक्टर्स जो है वो कितने फैक्टर्स थे? हाँ, कोई 10, शायद कोई 10 मल्टीपल फैक्टर्स से जो आपने फैक्टर्स देख के कंसीडर करना है कि ये एम्प्लॉय है सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा है? ये आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर में क्या था, ये आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे चैप्टर ग्रो करता है मैं पूरा रिवाइज करवाता हूं, और आज तो चैप्टर का एंड है तो मैं पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवाऊंगा। और अभी तक आपने याद नहीं किया, अभी तक आपको देखना पड़ रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। बताओ आपका दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था? जी भाई अब्दुल्ला, क्यों याद नहीं करते, क्या मसला क्या है?
इंशाल्लाह नहीं, कोई 5-6 दिन मैंने आपसे कहा था, ये 5-6 दिन ये चैप्टर चलेगा, तो 5-6 चैप्टर, मैं ये चैप्टर का नाम भी लिखता हूं रोजाना। मुझे क्या शौक है लिखने का, ताकि आपको याद हो जाए। ये भी लिखता हूं रोजाना ताकि आपको ये याद हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, शाबाश, बताएं शाबाश। ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है? थ्रू अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, और रूल्स और टर्म्स भी वही होंगे जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के थे। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑफर होगी, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, सर कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, कंसिडरेशन और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इंटेंशन, शाबाश, इन्फोर्सेबिलिटी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारी बातें होनी चाहिए उसमें। हाँ, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में यही सारी बातें होनी चाहिए, इधर भी ये सारी बातें होती हैं। और कहते हैं सिर्फ ये नहीं, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट और भी करना है, उसमें जो है वो क्या होगा कि 2 सफ़े होंगे। एक सफ़ा उसी वक्त आप देंगे, फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम नाम क्या देते हैं? प्रिंसिपल स्टेटमेंट, शाबाश। और 2 महीनों के अंदर अंदर, एम्प्लॉयमेंट के 2 महीनों के अंदर अंदर एक सफ़ा और भी साइन करवाएंगे, वो कौन सा होगा? सर एक और भी, वाइडर रिटन स्टेटमेंट। एक और भी तो था जो पहले दिन ही मिलता है। हाँ, वो प्रिंसिपल स्टेटमेंट पहले दिन ही मिलता है। एक और भी था, एक और भी इसके अलावा होता है, शायद था, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई और नहीं था। सर था एक मिनट, था तो देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें होती है भैया, वो तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में है। नहीं सर, उसके 10 अलग हैं, इसके 3 अलग हैं। इसकी 3 अलग नहीं है, इसकी 3 अलग। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी टू ऑन द फर्स्ट डे मे बी प्रोवाइडेड सेपरेट वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन है ये, तो पहले दिन उस कागज में ये भी लिखा जा सकता है, ये भी कागज में लिखा जा सकता है। हाँ, था तो सही बिल्कुल, लेकिन अलग से सफा एक नहीं होगा बिल्कुल, जो डिफरेंट किसी डेट्स पे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ओके, उसके बाद फिर फॉर्मेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, सर मेरी बारी होगी, आपकी बारी हो गई जी। अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव कितने हो गए वैसे? 1 2 नोटिस वाला था, नोटिस वाला था कुछ। अच्छा, आपने अगर आपने जो है वो मुझे बताना होना, कोई एक स्टूडेंट जो है वो अपने सामने रखा करें ताकि वो बताता जाए और बाकी जो है वो याद करें, वो उनको याद हो। फिर हाँ, शायद डिसमिसल नहीं होगा, शायद डिसमिसल नहीं होगा, शायद डिसमिसल ये किन से गए? देखिए, हमने ये पिछले चैप्टर में भी ऐसे ही पढ़ा था। फॉर्मेशन के बाद फिर हम टर्म्स पढ़ते हैं, फॉर्मेशन के बाद हम टर्म्स पढ़ते हैं। अच्छा, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? एम्प्लॉयड या एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, शाबाश, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। हाँ शाबाश, एम्प्लॉयड, एक्सप्रेस, स्टिट्यूट क्या? एम्प्लॉयड बाय स्टिट्यूट, शाबाश, एम्प्लॉयड बाय कोर्ट भी। और एम्प्लॉयड बाय स्टिट्यूट के बारे में क्या बताया था? हाँ शाबाश, कलेक्टिव यूनियन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कोर्ट के असूल हमारे ऊपर लागू है, बिल्कुल है। बताएं शाबाश, क्या अगर स्टैट्यूटरी लॉ ने कुछ बताया है वो लॉ भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। लेकिन अगर हमने किसी यूनियन, किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, हाँ, अगर ना माने या उसको फॉलो नहीं भी कर रहे तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है। बाकी एक था, बाकी सारे जो है वो हमें मानने पड़ेंगे। अगर कोई एक्सप्रेस जो है टर्म्स एग्री हुई है तो उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड जो है वो हमारे पोजीशन की वजह से या कॉन्डक्ट की वजह से अगर कोई आ रहे तो वो भी करना पड़ेगा। अगर लॉ में लिखा हुआ है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैंने किसी को यूनियन को ज्वाइन किया है और उसके नियम ये है, यूनियन के रूल्स ये है, मुझे वो रूल्स की पाबंदी जरूरी नहीं है। अगर मैं वायलेशन करता हूं, नहीं फॉलो करता तो जरूरी नहीं है, मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है वो। ठीक है, बात समझ आ गई जी। और क्या स्टडी किया था इसमें, और क्या पढ़ता शाबाश भाई। ऐसे हमारी प्रैक्टिस होती है, हम पूरा चैप्टर जो है वो इनसे सुनते हैं और इनको याद नहीं होता। शाबाश। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी और एम्प्लॉयज की ड्यूटी। मैंने आपसे कहा था अगर आपको एजेंसी के ड्यूटीज और राइट्स याद है तो फिर आपको पार्टनरशिप की भी याद है। अगर आपको पार्टनरशिप के आते हैं तो फिर आपको लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद है, क्योंकि एक की जिम्मेदारी दूसरे के राइट्स है ना।
डिसमिसल या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बताएं क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट हो सकता है, खत्म हो सकता है। टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, टर्मिनेट का मतलब कैंसिल हो जाना, टर्मिनेट का मतलब यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना। ये कैसे होगा? एम्प्लॉय खुद इसको क्या करे, खत्म करे, खुद रिजाइन दे दे, खुद इसको खत्म करे, या एम्प्लॉयर इसको निकाले। कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस हो जाए, पीरियड हाँ, या रिडंडेंसी हो तो वो भी समझा जाता है जैसे एम्प्लॉय की तरफ, एम्प्लॉयर की तरफ से है। हाँ, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें पहला आता है डिसमिसल। डिसमिसल को डिफाइन करें। डिसमिसल में तीन बातें थी, डिसमिसल में तीन बातें थी, करो आप डिफाइन। डिसमिसल में पहली बात यह है एम्प्लॉयर उसको रिमूव करे, एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट करे विद और विदाउट नोटिस। सर वो उसके बाद सर उसने कोई ऐसे ग्राउंड सेट किए थे कि उसको छोड़ना पड़ा। हाँ, ये एम्प्लॉय ने रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया एम्प्लॉय ने? सर एम्प्लॉयर ने कोई ऐसे ग्राउंड सेट करने से मुराद क्या है? उसने कोई हाँ हालात हमारे लिए पैदा किए, सिचुएशन पैदा किए कि हमें छोड़ के जाना पड़ा, हमें छोड़ के जाना पड़ा। और तीसरी सिचुएशन कौन सी थी? कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पीरियड खत्म हो जाए। हाँ शाबाश, टाइम पीरियड खत्म हो गया, हमने उसको रिन्यू नहीं किया, लॉ कहता है अभी समझा जाएगा कि इसको डिसमिस किया गया है। शाबाश, ये भी डिसमिसल है। डिसमिसल अगर अनफेयर हो तो फिर क्या करेंगे जी? कोर्ट जाएंगे और प्रूफ भी करेंगे। क्या करेंगे प्रूफ? अगर एम्प्लॉयर जाता है तो वो प्रूफ करेगा। हाँ, ये अगले में होगा सर, इसमें नहीं। उसे कुछ मिलेगा और कुछ मिलेगा, वो पता नहीं क्या मिलेगा। अच्छा, नोटिस पीरियड अगर एम्प्लॉय ने रिजाइन किया तो और एम्प्लॉय ने रिजाइन किया 15 डेज आफ्टर रिटायरमेंट, सॉरी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट नो नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड। अगर 2 महीने में तो, अगर 2 साल में तो, अगर 20 साल में तो, एक वीक, क्योंकि एम्प्लॉय है। अगर 20 साल में उसने रिजाइन दे दिया तो 12 वीक। शाबाश, 12 वीक रिजाइन उसने किया है और 20 साल हो गए तो 12 वीक। अच्छा, उसने नहीं, क्यों नहीं? रिजाइन के केस में नहीं है, रिजाइन के केस में 1 महीने से ज्यादा सर्विसेज है, खुद छोड़ रहा है वो, तो 1 वीक है, इससे ज्यादा नहीं। चाहे उसने 20 साल की हो या 200 साल, कोई एलियन हो तो। एम्प्लॉयर डिसमिसेस, एम्प्लॉयर ने इसको डिसमिस किया और उसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड है 1 मंथ से ज्यादा और 2 साल से कम, 1 हफ्ते का नोटिस, 1 वीक का नोटिस। और अगर 2 साल से ज्यादा 12 साल से कम हो तो 1 वीक पर फुल ईयर। शाबाश। और अगर 12 साल से ही ज्यादा हो तो ये 12 ही होंगे, 12 से ज्यादा नहीं हो सकते, चाहे वो 25 साल हो, चाहे 30-31 साल हो, फिर भी 200 साल हो। शाबाश। और 12 वीक है। अगर कोई टर्म फिक्स है और फिक्स टर्म खत्म हो जाए तो फिर वो नोटिस देने की जरूरत नहीं, फिर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताएं शाबाश, अगर ये अगर तो ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप थी तो खत्म हो जाएगी, नोटिस की जरूरत है? हाँ, उधर भी नोटिस की जरूरत नहीं थी, आपको याद हो कि नहीं याद हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके, नोटिस देखें, इवन विद नोटिस, इवन विद नोटिस अ डिसमिसल में स्टिल बी रॉन्गफुल और अनफेयर। कहते हैं उसने नोटिस दिया है लेकिन फिर भी ये डिसमिसल जो है वो रॉन्गफुल या अनफेयर हो सकती है। जैसे पेरेंटल लीव। हाँ, एग्जाम्पल ये है कि उसने कहा कि मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, मैं आपको 1 हफ्ते का नोटिस देता हूं। तो इस बेस पे बताया सब हफ्ते का नोटिस तो दिया है, हफ्ते का नोटिस दिया, उसने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी की है, लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी की उसने। हम स्टैट्यूटरी नोटिस का मामला जो है वो नहीं उठा सकते कि सर स्टैट्यूटरी नोटिस नहीं है। वो कहेगा सर ये देखे ना मैंने 1 हफ्ते का नोटिस दिया। हमने कहा सर हफ्ते का नोटिस दिया है लेकिन इससे ये तो पूछे ना कि इस बात भी नोटिस दिया उसने। बात तो पता चला कि उसने ये कहा मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। जी शाबाश। टाइप्स ऑफ डिसमिसल, नंबर 1 समरी या इंस्टेंट डिसमिसल। इसमें क्या था, उसी वक्त डिसमिस कर दो इसको, किसी नोटिस की जरूरत नहीं है, किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसे क्यों?
क्योंकि उसने ही एम्प्लॉय ने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है, उसने कोई ऐसी गलत काम किया है कि जिसकी वजह से अब एम्प्लॉयमेंट रहना पॉसिबल नहीं है। शाबाश, कोई इलीगल एक्टिविटी की कोई भी एग्जांपल इसकी हो सकती है। ओके, नंबर 2, इंस्टेंट या समरी डिसमिसल के बाद ऑन नोटिस। शाबाश, ऑन नोटिस, उसको प्रॉपर नोटिस देना चाहिए, अगर नहीं देता तो फिर ये इसको कंसीडर किया जाएगा, ये अनफेयर डिसमिसल है। नंबर 3, कॉन्स्ट्रक्टिव। कॉन्स्ट्रक्टिव के बारे में बताएं। शाबाश, कॉन्स्ट्रक्टिव डिसमिसल। जी, कॉन्स्ट्रक्टिव मैंने बताया था, हालात क्या पैदा करना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर खुद इसको ब्रीच कर रहा है। हालात कैसे प्रोड्यूस करना कि एम्प्लॉय को छोड़ के जाना पड़ा, बताएं। शाबाश, अब इस सूरत में साबित कौन करेगा? एम्प्लॉयर साबित करेगा, एम्प्लॉयर ये साबित करेगा सर मैंने ऐसे कोई हालात नहीं, एम्प्लॉय साबित करेगा कि सर ये देखे ना, ये मेरे लिए तो इसने मेरी जिंदगी जो है वो उसने। सक्सेसफुल क्लेम में प्रोसीड एज रॉन्गफुल, अगर वो साबित हो गया, उसने साबित कर दिया, कॉन्टेक्चुअल टर्म द एम्प्लॉय ब्रीच्ड, एम्प्लॉयर ने ब्रीच किया है, ब्रीच वाज फंडामेंटल, और इतना बड़ा उसने ब्रीच किया है कि उसके बाद मेरे लिए वापस ये एम्प्लॉयमेंट का रखना या उसको वापस जाके जगह पे काम करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। रिजाइन बिकॉज ऑफ दैट ब्रीच, सिर्फ इसकी वजह से मैंने किया। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपको कि मसला कोई और था और उसने कहा मैंने इस वजह से ब्रीच किया। मसला कोई और था, इसने कहा सर मैंने इस वजह से ब्रीच किया। Their response was reasonable. Wrongful dismissal बताएं। Wrongful dismissal, नोटिस नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, दिस इज wrongful dismissal। नोटिस नहीं दिया, दिस इज wrongful dismissal। अब नोटिस नहीं देना, क्या ये हमेशा wrongful dismissal समझा जाता है? नो। अभी आपने समरी इंस्टेंट भी तो पढ़ा है ना, उसमें नोटिस नहीं भी देगा, उसमें जरूरत ही नहीं है। Wrongful dismissal occur when employer dismisses without proper notice and breach of contract. The employee may sue for lost wages equal to the notice period, seek only contractual damages. हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। Unfair dismissal बताएं। Unfair नाम में लिखा हुआ है ना, उसका कॉन्सेप्ट तो नाम में छुपा है। कहते हैं किसी भी एम्प्लॉय को आप अनफेयरली डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉय के राइट्स में आपने सबसे पहले ये पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप इसको नहीं कर सकते। मगर अगर उसने कोई जो है वो कोई अनफेयर एक्टिविटी की है, हाँ, लेकिन अगर उसने वैसे कहा कि मुझे आपकी शक्ल नहीं पसंद आई, तो ये अनफेयर डिसमिसल है। ये क्या है? अनफेयर डिसमिसल है। हमने पढ़े थे ग्राउंड्स फॉर फेयर डिसमिसल, ग्राउंड फॉर अनफेयर डिसमिसल, ग्राउंड फॉर फेयर डिसमिसल भी, ग्राउंड फॉर अनफेयर डिसमिसल। सर हमने इसको डिसमिस किया, जज साहब कहता है भाई क्यों आपने डिसमिस किया? अगर तो वो कंडीशन फेयर डिसमिसल में से है तो वो जज साहब भी कहेंगे हाँ अच्छा किया। अगर ये अनफेयर डिसमिसल में से है, ग्राउंड फॉर अनफेयर डिसमिसल, तो जज साहब कहेगा नहीं ये आपने गलती की है, आपको डिसमिस नहीं करना चाहिए था। बताएं हम क्या ये अनफेयर डिसमिसल क्लेम कर सकते हैं? अनफेयर डिसमिसल क्लेम कर सकते हैं? कब, कैसे? अगर अनफेयरली डिसमिस किया गया हो, कैसे साबित करेंगे? हाँ क्लेम कैसे करेंगे? पहले तो मैं ये क्लेम करूंगा कि मैं एम्प्लॉय था और हाँ शाबाश, और मुझे इन्होंने डिसमिस किया है। ठीक है, मैं इधर आपके कॉन्सेप्ट को जरा मैं देखता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं। मैं एम्प्लॉय था कैसे साबित होगा? कैसे साबित होगा? नहीं, इससे थोड़ी एम्प्लॉयमेंट साबित होती है। मैं एम्प्लॉयमेंट इससे थोड़ी साबित होगी कि मैंने 2 साल जॉब की है। एम्प्लॉयमेंट तो साबित होगी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वर्कर से, डिटर्मिनेशन से साबित होगी कि ये एम्प्लॉय था या सेल्फ एम्प्लॉयड था। सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो वर्कर होता है। सर वो ये कह सकते हैं मैं पिछले 5 सालों से इसके साथ काम कर रहा हूं, बाद में जब इसका स्टेटस डिटरमिन किया तो देखा जो है वो मालूम हुआ ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड था, ये तो अनफेयर डिसमिसल क्लेम ही नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ओके, ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्लेम कर सकता है, सॉरी ये एम्प्लॉय था और ये अनफेयर डिसमिसल क्लेम कर सकता है। लेकिन ये भी साफ जाएगा सर मुझे डिसमिस किया गया है,
मुझे डिसमिस किया गया है। अब दूसरा कोर्ट क्या देखेगी? डिसमिसल की डेफिनेशन देखेगी। कोर्ट ने जब इसने ये बोला ना कि आई वॉज एन एम्प्लॉय एंड आई वॉज डिसमिस्ड, कोर्ट ने दो चीजें देखनी है। एक तो डिटर्मिनेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारे नोट्स खोलेगी कोर्ट, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। सबसे पहले ये देखना है स्टेटस डिटरमिन करना, और इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 डिसमिसल की डेफिनेशन देखने हंसी हो रहा है। सर आतिफ के नोट्स खोलेंगे। हाँ तो लॉ में भी तो ये लिखा हुआ है ना, मैंने कौन से जो किताबुल बतन से थोड़ी बातें कर रहा हूं, ये लॉ में लिखा हुआ है, ये सारी बातें लॉ में लिखी हुई है। चाहे मेरे नोट्स खोले, चाहे वो अपने कोई स्टैंडर्ड खोले, बातें यही लिखी होंगी। ठीक है, तो ये दो काम करेगा। एक ये इंश्योर करेगा कि भाई ये बंदा एम्प्लॉय ही था जिसको निकाला गया, और इसको निकालना डिसमिसल की डेफिनेशन के मुताबिक है। बात समझ आ रही है ना आपको? अब उसके बाद अनफेयर डिसमिसल आप उसमें क्लेम कर सकते हैं जब आपने कॉन्टिन्यूस 2 ईयर के एम्प्लॉयमेंट की हो। कॉन्टिन्यूस मींस के रिपीटेडली, और दो एक साथ, 2001 2002, ऐसे नहीं 2001 और 2007, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लेम इज फाइल्ड विद इन 3 months। अच्छा, हमने एक जगह और भी पढ़ा हुआ था कि आप केस फाइल कर सकते हैं, 6 साल है आपके पास और 12 साल है। वो स्पेसिफिक था और एक स्पेसिफिक मतलब कि जो था जमीन सर, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में था। वो 12 और एक सिंपल में था। कॉन्ट्रैक्ट में था। क्या कॉन्ट्रैक्ट में था? अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, अगर स्पेसिफाइड था तो कौन सा चैप्टर था? चैप्टर मेरी चीज था शायद ब्रीचेस चैप्टर 2 3 3। चैप्टर 2 तो हमारा हाँ 3 में हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला था। शाबाश। और डिसमिसल वाज अनफेयर। उसके बाद ये भी देखा जाएगा डिसमिसल अनफेयर है कि नहीं। ये अनफेयर और डिसमिसल कहां से देखते हैं? ये अनफेयर डिसमिसल कहां से देखते हैं? ग्राउंड से देखते हैं ना, इधर से देखते हैं, इधर से देखेंगे डिसमिसल वाज अनफेयर। हाँ, इधर के नोट्स हमारे। अच्छा, ये साबित हो गया कि ये अनफेयर डिसमिसल है। अब रेमेडीज क्या मिलेगी? रीइंस्टेटमेंट। और व्हाट इज रीइंस्टेटमेंट? हाँ, जिस पोस्ट पे था वापस अपने बॉस वाला। री-एंगेजमेंट क्या है? उसी के साथ से कोई जॉब सिमिलर सेम पोजीशन पे आ जाए। शाबाश, बिल्कुल ठीक। एंड कंपनसेशन क्या होंगे? और बेसिक सैलरी से बेसिक सैलरी से लेके और क्या क्या? शाबाश, जल्दी बताएं। वो खर्चा जो केस फाइल करते वक्त उसने जो जितना भी खर्च किया है वो भी उसे हम रिकवर करवा सकते हैं। रिडंडेंसी डिसमिसल आखिरी टाइप है। रिडंडेंसी डिसमिसल बताएं। शाबाश। जॉब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब एक तो यह है कि जॉब ही नहीं है, ब्रांच खत्म हो गई है, या फिर हम जो है वो क्या कर रहे हैं? स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, यहां तक हो गया था। हमने ये प्रोसेस ऑफ रिडंडेंसी भी शुरू किया था क्या नहीं? Redundancy situation when function performed by an employee has been ended or when roles become unnecessary, यानी अब उनकी जरूरत नहीं है। ड्यू टू क्लोजर ऑफ अ फैक्ट्री, डिपार्टमेंट या कोई फंक्शन हम क्लोज कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ वर्कफोर्स नीडेड। Redundancy में also arise if nature of job changes। जॉब ऐसे चेंज हो गई, अब ये लोग जो है वो इनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई। शाबाश, एडवांस टेक्नोलॉजी। और मैं ये भी बताया था कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो एक मोबिलिटी क्लॉज ऐड करवा सकता है, लेकिन हाँ, एम्प्लॉय बाद में इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते अगेंस्ट एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉयर अगर चाहे तो इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करे, अदरवाइज ना। रिडंडेंसी क्लेम भी हम बढ़ चुके थे। इफ एन एम्प्लॉय इज लेड ऑफ, और लेड ऑफ का मैंने बताया था आपको। हाँ, नो लेटना नहीं। पूरे हफ्ते में कुछ भी नहीं कमाया पूरे हफ्ते में, तो लेटा हुआ बंदा कुछ भी नहीं कमाता। हाँ, आप सही कह रहे थे। इफ एन एम्प्लॉय इज इट शॉर्ट टाइम मींस मतलब कि कम कमा रहा हो, एवरेज से भी कम कमा रहा हो, लेकिन क्या एवरेज से कितना? सिर्फ वो वीकली नॉर्मल डिपेंड करता है। हाँ, शाबाश। और फॉर कम कमा रहा हो फॉर कॉन्सेक्यूटिव 4 वीक्स, फॉर 4 कंसेक्यूटिव वीक्स, या 6-13 में पिछले 13 में से कोई 6 वीक में उसने नॉर्मल से भी कम कमाया हो। पहले ये कि उसने पूरा हफ्ते में कुछ भी नहीं कमाया, और दूसरा ये कि उसने कम कमाया है, नॉर्मल से भी कम कमाया है, पिछले 4 हफ्ते मुसलसल नॉर्मल से कम कमा रहा है।
चौथे में अगर थोड़ी ज्यादा कमाई उसके बाद फिर 6 महीने यानी कि लगातार फिर कुछ ना कमाया हो फिर हाँ, उसके बाद जो है वो उसने पिछले 13 महीनों में 13 आउट ऑफ पिछले 13 महीनों में से 6 महीने में कुछ भी नहीं कमाया। तो अगर उसके बाद जैसे आपका सवाल है शुरू के 4 महीने अच्छा खासा कमाया, लेकिन उसके बाद 6 महीने कुछ नहीं कमाया, सॉरी 6 हफ्ते, 6 हफ्ते, हमारा ये महीनों और का मसला है भाई मेर, ये महीने नहीं है, हफ्ते हैं, ठीक है ना। आप भी मेहर भाई से कहो कि ये हफ्ते हैं। और क्यों शर्मा रहा है, नहीं, क्यों शर्म, क्या अच्छा। तो ये हमारे 4 कंसेक्यूटिव वीक या 13 में से पिछले 13 में से कोई 6 वीक्स होंगे। अगर उसने नॉर्मल से भी कम कमाया है, नॉर्मल से भी कम कमाया तो भी वो रिडंडेंसी क्लेम कर सकता है। और क्लेम मस्ट बी इन राइटिंग विद इन 4 वीक्स आफ्टर दीज पीरियड्स। और हमने इसकी प्रॉपर वर्किंग की थी, ये यहां तक उम्मीद है आपको। यानी कि अगर पहले 6 भी हो गए ना तो 13 महीनों के अंदर अंदर वो क्लेम करेगा। वो अंदर अंदर करें, लेकिन हमें अंदर अंदर देखना ही नहीं, हमने तो बस ये देखना है कि 6 महीने कब पूरे होना है। हमने तो ये महीने ये देखना है 4 महीने कब पूरे हो रहे हैं। हफ्ते 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 आज सॉरी 6 हफ्ते और 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और 4 हफ्ते। बेसिकली हमारे ये जो पाकिस्तानी लॉ है उसमें हर जगह पे महीने 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 सीएम है, महीने महीने, तो वो पढ़ पढ़ के पढ़ा के जो है वो हफ्ते वाली बात ही नहीं रही। हफ्ते वाली बात नहीं रही। और ये इसमें हफ्ते ही हफ्ते हैं जी। रिडंडेंसी कंसल्टेशन प्रोसेस, रिडंडेंसी कंसल्टेशन प्रोसेस यहां तक हमने किया था। और इधर आपने कहा सर ये प्रोसेस जो है वो हम बाद में कर लेंगे सैलरी भी वीकली मिलती जी। वीकली होता है, सारे अरेंजमेंट जो है वो वीकली होती है, वो वीक बेसिस पे करते हैं। आपका रेंट एग्रीमेंट होता है ना, वो वीक बेसिस पे होता है। आपने मूवीज में नहीं सुना, नहीं सर वो तो मंथली आते हैं। मंथली नहीं, एक महीना हो चुका है तुमने किराया नहीं दिया। वो तो इंडियन आप देखते हो ना। नहीं हाँ जी, नहीं सर मैं अच्छा वो भी ऐसे बोलते हैं, एक महीना जो है वो हो गया किराया नहीं दिया, चल रिडम में देखते हैं। अच्छा ठीक है। रिडंडेंसी कंसल्टेशन प्रोसेस, रिडंडेंसी कंसल्टेशन प्रोसेस। In case of redundancy, employer must be in consultation with employee before redundancy। कहता है जिस बंदे को आपने निकालना है उससे पहले बुलाओ और उससे बता दो कि हम आपको redundant कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? redundant। सबसे पहले आप उसे बताएंगे। उससे बताने का मकसद क्या होता है कि वो अपने लिए कोई जॉब ढूंढ ले, शाबाश। इफ नॉट कंसल्टेड इट विल बी रिगार्डेड एज अनफेयर डिसमिसल। यानी रिडंडेंट होने वालों को अगर आपने नहीं बताया कि हमारी ब्रांच खत्म हो रही है, हम आपको निकाल रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। डाउन साइजिंग कहते हैं स्टाफ के किसी लेयर को खत्म कर रहे हैं हम, और स्टाफ को हम निकाल रहे हैं। आपने ये बीटी में पढ़ा होगा। सर आप दिन सरप्राइज नहीं दे सकते। नो सरप्राइज नहीं दे सकते। द कंसल्टेशन प्रोसेस जनरली इंक्लूड्स नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोज रिडंडेंसी, कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी ब्रांच खत्म कर रहे हैं, आप लोग रिडंडेंट हो जाओगे तो क्या करना है, एक नोटिस भी देना है। एम्प्लॉयर फॉर्मली इन्फॉर्म्स पोटेंशियली अफेक्टेड एम्प्लॉइज और देयर रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडंडेंसी। और सिर्फ ये नहीं, हम क्यों ये बंद कर रहे हैं ये भी बताएंगे। इसमें सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बस इसमें तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। इसमें गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है कि क्यों निकाल रहे हो, क्यों की वजह भी बताओ, ये निकालने की वजह भी बताओ। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गवर्नमेंट चाहती है मुल्क में फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। क्या रहे? फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, बेरोजगारी ना हो, ताकि इन्फ्लेशन ना हो। हाँ, ताकि मसले मसाइल ना हो। और मसले मसाइल बहुत सारे मसले मसाइल है, तो आपने बेटी में पढ़े होंगे अनएम्प्लॉयमेंट के जो है वो मसले मसाइल सारे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मसला होता है ये, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मसला है, माइक्रो नहीं है। नोट्स वापस ले। वापस करो नोट सारे। सर आपके नोट्स खराब हैं। मेरे नोट्स में अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में मसला हुआ ना तो मेरे नोट्स फिर वापस कर देना, हाँ, ठीक है मतलब। ठीक है। मैक्रो का मसला होता है मैक्रो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मसला होता है, बड़े मसले मैक्रो में डिसाइड होते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन मुझे बताया जब आप लोगों को रिडंडेंट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हो सकता है कि आप उस फैक्ट्री में आपके 100-150 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे,
100-150 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। अब ये 100-150 का सवाल नहीं है, ये तो 100-150 घराने हैं। उसके अंदर भी और कुछ रहते होंगे ये घर। बिल्कुल हाँ, 100-150 जो है वो घराने हैं। अब ये 100-150 फैमिलीज इफेक्ट हो रही हैं। बताएं शाबाश, उन लोगों ने अपना पेट पालने के लिए फिर क्या करना है? फिर कोई जो है वो डिफरेंट एविल्स की तरफ जा सकते हैं। हाँ शाबाश, इधर आ सकते हैं, तो इधर जो है वो लोगों को मसला नहीं होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट की वायलेशन ना हो, वो खराब ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड होती है। सो वो क्या करेंगे, एक तो अनाउंस करेंगे कि हम भाई इसको रिडंडेंट कर रहे हैं, दूसरा क्लियर रीजन फॉर रिडंडेंसी शुड बी कम्युनिकेटेड। क्लियर रीजंस भी होने चाहिए। वजह ये वजह है टेक्नोलॉजी आ गई। शाबाश सर। अब ठीक है, आपने बताना तो है, तो कब बताएं? क्या ये जो नोटिस पीरियड देना है, ये जो इनको निकालना है, और निकालने के लिए उनको ऑफिशियली बकायदा बताना है, तो वो कब बताएं? एक दिन पहले बता दें। एक दिन पहले बता दें तो ठीक है ना, बताया तो है ना, एक दिन पहले ही ठीक है। और जाने वाले ने वैसे भी तो जाना है, तो एक दिन पहले बता देते। चलो एक हफ्ता कर लो, 30 दिन के बनाना। तो 30 दिन कर लें। गलत है 30 दिन, गलत है 30 दिन, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। एम्प्लॉयर्स मस्ट कंसल्ट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को बताएगा इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, अगर मल्टीपल रिडंडेंसी है तो। अगर किसी एक बंदा रिडंडेंट हो रहा है उसको बुला के, या अगर मल्टीपल है तो सारों को बुला के उससे उन्हें बता देंगे कि भाई हम तो ये ब्रांच खत्म कर रहे हैं, आप लोग रिडंडेंट हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे। फिर जब आप हमारे किसी काम के नहीं रहोगे तो फिर हम आपको रखेंगे नहीं, अगर उसने ये कम्युनिकेट नहीं किया तो ये कंसीडर होगा अनफेयर डिसमिसल। शाबाश, ये अनफेयर होगा, इसको बताना चाहिए, इसको बताना पड़ेगा, लेकिन कब बताए? अब कहता है कि डिपेंड करता है कि कितनी रिडंडेंसी है, और रिडंडेंसी कितनी है? कहता है ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ रिडंडेंसी प्रपोज। ये ड्यूरेशन ऑफ व्हाट? सर अगर एक से ज्यादा और कंसल्टेशन पीरियड। कंसल्टेशन मीन से मुराद ये है, एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉय को बताना था और रिडंडेंसी के बारे में, तो कब बताए? कितने दिनों पहले, कितने वीक्स पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले, साल पहले? कहता है नहीं, अगर तो ये 20 से कम रिडंडेंसी है, क्या है? 20 से कम है, और रीजनेबल पीरियड देख लो, रीजनेबल पीरियड देख लो। अब रीजनेबल की उसने डेफिनेशन नहीं बताई, नो स्पेसिफिक मिनिमम पीरियड का इसकी डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन आपसे ड्राइव करवाऊंगा। मैं ये रीजनेबल ना करना, आज मैं आपसे ड्राइव करवाऊंगा। कहता है अगर 20 से कम है ना तो रीजनेबल, 20 से ज्यादा 99 तक है, 100 से कम है तो एटलीस्ट 30 डेज कंसल्टेशन बिफोर फर्स्ट रिडंडेंसी टेक इफेक्ट। यानी पहले जो बंदों को निकालना उससे 30 दिन पहले आपने बताना है। अगर 20 से लेके 99 तक लोग हैं, यानी फॉर एग्जांपल 40 लोग जो है वो रिडंडेंट हो रहे हैं, तो आपने कितने दिनों पहले बताना है? 30 दिन पहले बताना है। 99.5 30 दिन पहले बताना है। अगर 99.5 लोग हैं, एक बोलना, अगर 99.5 है तो भी वो इधर फॉल करेगा। 100 और मोर रिडंडेंसीज, एटलीस्ट 45 डेज कंसल्टेशन पीरियड होना चाहिए। अच्छा आप मुझे बताएं शाबाश, अगर 20 से ज्यादा 99 तक है तो 30 डेज, अगर 100 एटलीस्ट 30, यानी 30 से ज्यादा 30 और 30 से ज्यादा हो गए, 30 से कम नहीं हो सकते, 29 नहीं हो सकते। शाबाश, 100 या 100 से ज्यादा लोग रिडंडेंट हो रहे तो एटलीस्ट 45 मींस के 45 से कम नहीं हो सकते, 45 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, 45 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा ही है ना? अब मुझे बताइएगा 75 लोग रिडंडेंट हो रहे हैं, 75 लोग, मैं पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा 75 लोग रिडंडेंट हो रहे हैं, 75 ये रिडंडेंसी हो रही है। अच्छा, रिडंडेंसी हम इसको रिडंडेंट कब कर रहे हैं? फैक्ट्री को कब क्लोज कर रहे हैं? फैक्ट्री को हम क्लोज कर रहे हैं ये कम सितंबर को रिडंडेंट कर रहे हैं हम। अच्छा 2026 हाँ दिन गिनते बताएं शाबाश, किस डेट को कंसल्टेशन पीरियड बताना,
इनको नोटिस कब दें? अक्टूबर को हम ये रिडंडेंस, ये हम इसको रिडंडेंट कर रहे हैं। चले आप भाई कह रहे हैं कि सर ये डेट तो गुजर चुकी है, 1 नहीं 15 दिसंबर 2025। तो 14 ही होगा। रिडंडेंसी ये है 14 को करेंगे एक दिन 14 क्या 14 दिसंबर को करेंगे। नहीं, एक दिन पहले क्यों करना, महीना पहले बताना होता। अक्टूबर के 31 एटलीस्ट 30 days before या आफ्टर? बिफोर। फर्स्ट रिडंडेंसी टेक्स इफेक्ट, मुझे बताया रिडंडेंसी, व्हेन रिडंडेंसी टेक इफेक्ट? रिडंडेंसी टेक इफेक्ट ऑन 15 दिसंबर 2025, तो बिफोर 30 days ऑफ दिस डेट। बताइए शाबाश। 14 अक्टूबर महीने का तो सर दिन का फर्क है ना। 15 दिन इसके और 15 दिन उसके। हाँ ये ठीक, 15 दिन 15 दिन कब? 30 दिन पहले। 30 दिन पहले। बताएं शाबाश। दिसंबर के कितने दिन होंगे? 15 15 क्यों? 15 डेट की डेट को जो 15 की डेट को तो रिडंडेंसी हो रही है जी। और ये दिसंबर के 14 दिन हो गए। नवंबर के नवंबर के बताएं कितने दिन होंगे? 16। नवंबर के 16। नवंबर की आखिरी डेट कौन सी होती है? 31। 31 होती है? नहीं होती 31, 30 है। 30th नवंबर है। 30th आखिरी दिन 30th नवंबर है। 31 नवंबर बताएं शाबाश। फिर बताएं ये 16 दिन इसके, 16 दिन इसके, तो डेट कौन सी बनेगी? 14 दिन बने। 14 ये गलत 13 जी, नहीं 15 को इंक्लूड करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन ये हो गए और 10 दिन ये अगले 26 हो गए। 26 में 14, 30 days। गणित थोड़ी कमजोर है। अब अगला नेक्स्ट। 45 दिन। तो 45 डे ओके ओके ओके, मेरा आपसे सवाल 75 ही है। आज डेट क्या है? सर 27 27 अक्टूबर। क्या आज में उसने कहा था ना एटलीस्ट 30 डेज पहले, एटलीस्ट 30 डेज पहले, क्या मैं आज ये इनको अनाउंस कर सकता हूं? आज क्या अनाउंस कर सकता हूं? सर वो जो जिसकी ड्यूरेशन कम है 20 से कम है तो वो 75 नहीं कहा हुआ सर ने। नहीं जिसकी भाई देखो, उसने कहा था 75 रिडंडेंसी है, उसने कहा था मिनिमम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30 डेज, मिनिमम एटलीस्ट 30 डेज होना चाहिए। मींस कि ये 16 नवंबर की डेट नहीं हो सकती, ये 15 होगी या 15 से पहले, ये 15 नवंबर से पहले, तो 15 नवंबर से पहले तो 12 नवंबर की डेट भी आती है ना। क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं और आते भी हैं। बताएं शाबाश। 12 नवंबर भी तो 15 से पहले है ना, 7 नवंबर भी तो पहले है ना, 1 नवंबर भी तो 15 नवंबर से पहले की डेट आएगी ना। तो 27 अक्टूबर क्या 15 नवंबर से पहले नहीं आ सकती? तो जब 1 नवंबर की डेट आ सकती है, आप 1 नवंबर को कंसल्टेशन पीरियड कर सकते हैं, तो क्या इस वक्त आप कंसल्ट नहीं कर सकते? 27 अक्टूबर को नहीं कर सकते? क्या 27 अक्टूबर को वो 30 दिन आपके पूरे नहीं हो रहे? 30 दिन से ज्यादा हो रहे पूरे। आपने 30 दिन से पहले नोटिस देना है ना, तो 30 दिन पहले मैं दे रहा हूं नोटिस, तो आपको क्या एतराज? चाहे मैं 3 महीने पहले दे दूं, बल्कि वो तो खुश होंगे कि 6 महीने पहले बता दिया, अब हमारे पास 6 महीने है, 6 महीने में हम कोई अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। टाइम ही टाइम है। अगर ये 175 हो तो डेट बताएं शाबाश। आखिरी 45 डेज काउंट करें। ये फर्स्ट रिडंडेंसी ये कब नवंबर? गलत। नवंबर के 30 दिन पूरे, नवंबर के 30 दिन पूरे। दिसंबर के कितने? नवंबर के 30 दिन पूरे, दिसंबर के 14 दिन है, तो 44 हो गए। और अक्टूबर के भी कितने होते हैं? 31 अक्टूबर। शाबाश, 31 अक्टूबर को हम 31 अक्टूबर को 2 दिन बाद। ओके, अगर ये 175 है तो ओके। पहले वीक्स वाले टाइम से थे, मंथ वाले। अब डेज वाली आ गई है।
ओके, अब बताएं शाबाश, अब बताएं शाबाश। 17 लोग रिडंडेंट हो रहे, तो फिर रीजनेबल रीजनेबल। अब बताएं शाबाश, इसमें से कोई भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यानी 30 दिन से ज्यादा वाला नहीं है, 30 दिन से कम वाली प्रोविजन अभी तक लगेगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब 1 से 30 दिन जब मर्जी कर लो। 120 तो लिखा हुआ तो नहीं है। रीजनेबल की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, रीजनेबल के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बताएं शाबाश, हम जो है वो 17 लोगों को रिडंडेंट कर रहे हैं, 17 लोगों को रिडंडेंट कर रहे हैं। और किस डेट में रिडंडेंट कर रहे हैं? 15 दिसंबर। उसने कहा रीजनेबल, मेरे लिए तो रीजनेबल 1 भी है, 3 भी है और 30 भी है। 30 तो नहीं कर सकते, 29 कर ले चले, ठीक है ना। अब ये मैंने कह दिया मेरे लिए रीजनेबल है। मैं समझता हूं कि इनकी जो जॉब है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा कंपनीज अवेलेबल नहीं है, तो इनको मुश्किल से जॉब मिलेगी, तो मैं 25 दिन पहले भी इनको रिडंडेंट कर सकता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी, बात समझ तो नहीं आई? आ गई समझ? तो ये है कंसल्टेशन पीरियड। अगर ये आपको समझ आ गया ना तो बाकी 5 मिनट में हो जाएगा। रिडंडेंसी अगेन, रिडंडेंसी पे आई है। रिडंडेंसी पे इज अ स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट। अगेन आ गया लफ्ज स्टैट्यूटरी। बताएं शाबाश, क्या लिखेंगे? हाँ, लिख लो लिखो 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 शाबाश। इसका मतलब ये है कि ये अब लॉ ने बताया है कि इनको कितने पैसे देंगे, या अपनी मर्जी से दे दें। बताएं शाबाश, अपनी मर्जी से पेमेंट करें इनको? नहीं, ये लॉ में लिखा हुआ है इनको कितनी पेमेंट करनी है। इज अ स्टैट्यूटरी मींस के लॉफुल एंटाइटलमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज whose employment ends due to redundancy। redundancy, ठीक है। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा किसके लिए? रिडंडेंसी पे के लिए। रिडंडेंसी पे हासिल करने के लिए कौन कौन बंदा एलिजिबल होगा? पहले तो मुझे ये बताएं, सेल्फ एम्प्लॉयड एलिजिबल होता है? नहीं, एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉयज मस्ट मीट कंडीशंस टू क्वालिफाई फॉर स्टैट्यूटरी रिडंडेंसी पे। उसे एम्प्लॉय होना चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट। रिडंडेंसी मस्ट बी जेन्युइन, जॉब नो लॉन्गर, यानी जैसे उस पर लिखा होता है ना कि डिसमिसल ही हो, सच में डिसमिसल हो, और यहां पे कहते हैं सच में रिडंडेंसी थी। ओके, तो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों जगह सेम है। अब कैलकुलेट करना है रिडंडेंसी पे। ये अब आ गया रिडंडेंसी पे कैलकुलेट करना। फॉर्मूला देखें, रिडंडेंसी पे इक्वल्स टू ग्रॉस वीक पे। मैंने बताया ना इनको पेमेंट वीकली होती है, वीकली पेमेंट होती है, तो लिखा हुआ है ग्रॉस वीक पे इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू एज फैक्टर। ग्रॉस वीक पे ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू एज फैक्टर। ग्रॉस वीक पे, अच्छा ये क्या होगा, इससे क्या होगा? नो, इनको रिडंडेंसी पे मिलेगी। इनको क्या मिलेगी? रिडंडेंसी पे, ग्रॉस वीक पे। अब वीक पे जो है वो ऑलरेडी डिसाइड होती है। आपको याद हो कि नहीं याद हो? पहला दिन था उसका इसका एंगेजमेंट का, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन था, और पहले ही दिन इनके, हाँ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, पहले ही दिन उससे वो सैलरी डिसाइड हुई थी। आपको याद हो कि नहीं याद हो? हाँ, फर्स्ट डे प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में फॉर एग्जाम्पल उसकी वीक पे थी $100, $100 पर वीक। पर वीक उसकी पे कितनी है? $100 इनटू, हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेट? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रिडंडेंसी पे मल्टीप्लाई बाय क्या है? ईयर्स ऑफ सर्विस। उसने 12 साल काम किया है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 12 साल की है। 12 वीक करना सर, 7 साल। ठीक है, ईयर्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ ना, तो 12 सर्विस साल करेंगे, 12 साल इनटू आगे क्या लिखा? एज फैक्टर। अब एज फैक्टर से क्या मुराद है? 144 सर, 144। इसका मतलब यह है कि अब जो है वो एज फैक्टर के मुताबिक इनकी पे डिफरेंट होगी, रिडंडेंसी डिफरेंट मिलेगी। ऐसा ही है, चले नोट करें फिर लिखें। सर पॉज कीजिएगा जी, लिखें। अगर एज है, अगर एज, ये एज
और ये फैक्टर जो इधर मल्टीप्लाई होना है, एज है अंडर 22, तो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 0.5, और अगर ये है बिटवीन 22 टू 40 तो मल्टीप्लाई होगा 1, अगर ये ग्रेटर देन 40 है तो 1.5। नोट करो ना, नोट करो, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो, शाबाश, नोट करो। आज मेरा बोर्ड मार्क किधर है? हम इसे होली खिला रहे हैं। तो डिफरेंशियल में गिवन होगा इसको। एज फैक्टर, नो, एज फैक्टर गिवन नहीं होगा, ये आपने याद करना है। सर आगे 1 प्लस आपने ये फाइंड करना है, हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको बताएगा, एज फैक्टर बता देगा। अब एज फैक्टर है क्या? एज फैक्टर उसकी उम्र, अगर तो ये है 27 इयर्स, फिर 1 पे आएगा 27 तो 1, तो इधर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 1। अब बताएं शाबाश, कितनी रिडंडेंसी के पे कितनी मिलेगी? इधर देखो भाई, रिडंडेंसी के पे कितनी मिलेगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, $1200, $1200 इसको रिडंडेंसी पे मिलेगी। यानी जाते हुए हम इसको $1200 जेब से निकाल के देंगे और खुशी खुशी चला जाएगा। सर अगर उसकी एज 21 साल 7 माह 21 साल, अंडर है ना 21 साल, हाँ शाबाश, 21 साल 7 माह। अंडर 22 का मतलब क्या होता है कि 22 क्रॉस नहीं किया उसने, 22 क्रॉस नहीं किया। अगर 21 इयर्स प्लस 11 महीने प्लस 28 दिन, 29 दिन भी है ना, तब भी इसका मतलब यह है कि 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अगर ये 22 से 40 के दरमियान है, 22 से 40 के दरमियान है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 40 है तो 1.5। अच्छा बताएं शाबाश। अगर तो पर वीक, बल्कि पर ईयर, पर ईयर जो पे है वो है 104,000। सर इसको पहले डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? ये 12 पर वीक है, सर, लेकिन पहले 12 से डिवाइड करते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आएगा ये तो फिर वीक से तो वीक से, तो साल में कितने वीक होते हैं? 48 नहीं, 52, 52 हफ्ते होते हैं। तो इसको 52 से डिवाइड करेंगे, 52 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा पर वीक 2000, पर वीक 2000, ठीक है। अच्छा अब बताएं साहब, उसने जो है वो एम्प्लॉयमेंट की है 4 साल और एज जो है वो 44 है, तो फिर ये 1.5 बताएं साहब बस क्या करूं? 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, करें जरा, 8 और ये 12,000, ठीक है, ठीक है ना, 12,000, उसको ये 12,000 में लिखा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ओके। आगे चले, ये इस तरह आप रिडंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय एज, लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज और वीक पे सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिट। सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिट का मतलब 2 साल उसने अगर एम्प्लॉयमेंट की, अगर 2 साल से आपको पता है कि कम है तो फिर नहीं हो सकता। यानी मुझे आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहिए था बातें करने वाले भाई, कि अगर यहां पे 1 साल लिखा हो तो, अगर 1 ईयर सर्विस हो तो यहां पे 1 लिखेंगे ना, यस सर अगर 1 साल हो तो यहां पे 1 लिखेंगे ना। यहां पे 1 क्यों लिखेंगे? यहां पे 1 क्यों लिखेंगे? यहां पे तो 1 लिख ही नहीं सकते। 2 साल से ज्यादा हाँ, वो रिडंडेंसी क्लेम ही नहीं कर सकता अगर 1 साल है तो। नो 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 नो, अगर 1 साल है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर 2 साल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब भी नहीं हो सकता। भाई ना करो ऐसे, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, ठीक है।
बात समझ आ गई अब कि अगर 1 साल हो तो 1 साल वाला तो रिडंडेंसी क्लेम ही नहीं कर सकता, उसे तो हम उसी वक्त भाग जाओ। हाँ जी, नहीं डिसमिस नहीं, उसे कहा भाग जाओ। दरवाजे से एंटर हुआ था, दरवाजे से हमने वापस कर दिया उसको। या अगर कोई बंदा था 2 साल उसकी एम्प्लॉयमेंट थी लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं थी तो भी वो फिर भी नहीं, शाबाश। साबित ही नहीं हुआ तो ये ओके, दोबारा सुने। रिडंडेंसी पे उस बंदे को मिलेगी जो रिडंडेंसी के लिए एलिजिबल है। अब एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि एक तो उसको एम्प्लॉय होना चाहिए, वो एम्प्लॉय होगा, और दूसरा 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स उसने एम्प्लॉयमेंट की है, प्लस उसे क्या किया था, रिडंडेंट हो गया, ठीक है। अब रिडंडेंसी क्लेम करने आया, एक बंदा रिडंडेंसी क्लेम करने आया, वीक पे है इसकी 150 पाउंड, 150 पाउंड पर वीक, प्लस 1.5 साल एम्प्लॉयमेंट है, नहीं प्लस एज जो है वो फॉर एग्जांपल 50 है तो 1.5, ऐसे करो। नहीं सर, नहीं वो कर सकते। एम्प्लॉयमेंट की 1.5 साल की सबूत ही नहीं है। हाँ शाबाश, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। सर दो तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई ये 0, सब 0, ही आएगा। सब माया, ठीक है, ओके ना। जी सर। अगर 2.5 ईयर्स है तब कर सकते लेकिन 2.5 1 साल उसने 2012 में एम्प्लॉयमेंट की है और 1.5 साल उसकी एम्प्लॉयमेंट 2019 में। हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यू 18 से 19 है, क्यों? अभी भी नहीं कर सकता। नो चलो ऐसे करते हैं कि उसने 3 साल की उसकी एम्प्लॉयमेंट है लेकिन 1.5 साल जो है उसने 2001 में और 1.5 साल 2021 में। यार देखा पे तो 3 है ना, पे 20 साल लॉ ने कह दिया नहीं तो फिर नहीं, लॉ ने कह दिया नहीं तो फिर 20 साल का फर्क फिर नहीं। का मरा हुआ। ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर वो ये चूंकि एलिजिबल नहीं है ना तो एलिजिबल भी नहीं है, क्लेम ही नहीं कर सकते। जब क्लेम नहीं कर सकते तो कैसे पेमेंट मिलेगी उससे? अगर एज क्या लिखा हुआ 15 ही निकला है। 15 1.5 है, 1.5। प्रोसीजर ऑफ अनफेयर डिसमिसल। Unfair dismissal is institute or compensate for both. Reason for dismissal, procedure for dismissal. The act applies if employee must have continuous employment for 2 years. बातें सारी रिपीट होंगी और ये केस फाइल कर सकता है विद इन 3 months ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। नहीं लिखा हुआ, नहीं मिलेगा आपको। सही है, नहीं सही है। प्रोसीजर फॉर डिसमिसल along with statutory requirement of notice period, employer is also required to follow the given procedure while dismissing an employee. An employee must be given a written notice which includes charges on him along with invitation for meeting. यानी उसको बुलाएगा और उसे कहेगा भाई आपके ऊपर ये इल्जाम है, ये आपके ऊपर ये एलिगेशन है, ये इल्जाम है, अब आपको इसलिए डिसमिस किया जा रहा है। Employee must be given a right to justify his position before taking decision in meeting. ठीक है, एम्प्लॉय को मौका दिया जाएगा इसको साबित करने का। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन अ राइट टू अपील, यानी एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकते आप कोर्ट में जाके या ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील फाइल नहीं कर सकते। रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉयर, दिस एक्ट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू ऑलवेज एक्ट विद रीजनेबलनेस बिफोर डिसमिसल, टू कंसीडर अदर ऑप्शन सच एज ट्रेनिंग, कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज, रोटेशन। यानी उससे पहले आप इसको निकालने से पहले आपने उसको ट्रेन किया था या ट्रेनिंग के बारे में सोचो कि अगर उसका काम सही नहीं है तो उसको ट्रेन करो। अगर आपने ट्रेन नहीं किया और आप उससे कहते हो ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे ये काम सही नहीं करता, तो भाई काम कैसे सही करेगा जब आपने उससे ट्रेनिंग नहीं दी? तो एम्प्लॉयर से कहा जाता है कि आप रीजनेबल स्टेप उठाओ सारे, और उसके बाद फिर अगर वो आपके काम करिए तो फिर इसको निकाल सकते हो आप एम्प्लॉय के साथ कंसल्ट करो, बिठाओ इसको, क्या आपके साथ मसला क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, हम बैठ के इसको हल कर लेते हैं। ये जॉब आपको नहीं पसंद तो मुझे बताएं, अगर कोई दूसरी जॉब आपको अच्छी आती है तो हम आपको उधर रोटेट कर देते हैं। तो अगर रोटेशन भी अगर पॉसिबल है तो पहले रोटेशन करवाओ, उसके बाद देखो अगर उधर भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसके बाद आप इसको रिडंडेंट करो, ठीक है, उसको फारिग कर सकते हो आप, डिसमिस। बात समझ आ गई? ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है।
एक पूरा फ्लो में जो है वो इसका आपको याद भी हो सकता है और आप एंजॉय करेंगे इसको जब आप सीखेंगे, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो कि हाँ साहब हकीकत है, या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हैं कि ये काम हो रहा है। ठीक है, कुछ बात समझ आई? आज ये लेक्चर इसके साथ, सॉरी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल नहीं? इसके साथ हमारा ये चैप्टर और लेक्चर दोनों कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।